safety. We are discussing something about safety. Safety अगर मैं आपको बताना चाहूँ, the protection of oneself and society from chemical, physical and biological hazards. That's called safety. Safety एक बचाव होता है, अपना बचाव, अपने एनवायरनमेंट का, अपनी सोसाइटी का बचाव। फिजिकल जो हजर्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या आता है, और जो केमिकल होते हैं उनमें क्या क्या आता है, और जो बायोलॉजिकल होते हैं उनमें क्या क्या आता है। फिजिकल हजर्ट्स के अंदर जो है टेम्परेचर हो गया, यहाँ शार्प नीडल्स हो गई, ब्रोकन ग्लासेस हो गए, और उसके अलावा माइक्रोबियल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पैथोजेंस आ जाते हैं। अगर बायोलॉजिकल की मैं बात करूँ तो ब्लड बॉर्न पैथोजन हो गए, जैसे HIV हो गई, और उसके अलावा अगर हम करें एयरबॉर्न की, वो भी बायोलॉजिकल हजर्ट्स के अंदर आता है। बायोलॉजिकल हजर्ट्स में एयरबॉर्न भी आ जाती है, जैसे TB है, दैट्स ऑल। और उसके अलावा अगर हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह होगा: प्रिवेंटिंग फिजिकल, माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल हजर्ट्स टू प्रोटेक्ट पेशेंट एंड हेल्थ वर्कर्स। मतलब अगर इसको हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल हजर्ट से अपने पेशेंट का बचाव करना, और अपने जो स्टाफ के, हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ होता है उसका बचाव करना। तो उसके साथ इधर कुछ खुसूसियात हैं, सेफ्टी के हवाले से। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका प्रिवेंटिंग फोकस्ड। प्रिवेंटिंग फोकस्ड मींस हार्म होने से पहले, बिफोर ही कुछ ऐसे स्टेप्स ले लें हम, ताकि वो इन फ्यूचर कोई पैथोजन, कोई डिजीज ना हो सके। जैसे कोरोना के टाइम में था, किसी को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा था, मगर हम बिफोर उसके पैथोजन होने के, या मतलब डिजीज होने के पहले ही हम ऐसे स्टेप्स ले रहे थे ताकि इन फ्यूचर वो वायरस कहीं और ट्रांसमिट ना हो। जैसे मास्क का पहनना हो गया, या उसके अलावा सोशल इंटरेक्शन से अवॉइड कर रहे थे हम, और अगर किसी से बात कर रहे थे तो डिस्टेंस का ख्याल रख रहे थे। इस वजह से उसी को हम प्रिवेंशन फोकस कहते हैं। मतलब हाँ, या मतलब किसी डिजीज के होने से पहले ही जो स्टेप्स हम फॉलो करें उसे हम प्रिवेंशन फोकस बोलते हैं। और उसके अलावा एक कंटिन्यूस प्रोसेस, ये सेफ्टी एक दिन की मतलब नहीं होती कि एक दिन कर ली तो ठीक है। जैसे हमारे लिए खाना पीना और सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह से सेफ्टी और पर्सनल हाइजीन भी हमारे लिए इस तरह लाजमी है, ज़रूरी है। जैसे कोई पेशेंट अगर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आता है तो फॉर एग्जांपल उसने डेफिकेट कर लिया, तो प्रॉपरली उसका टाइम के हिसाब से, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दें और उसी मतलब वेस्ट पे नंबर ऑफ पैथोजन से अटैक करें, और वो नंबर ऑफ पैथोजन अटैक करने की वजह से उसके टिश्यू डैमेज हो जाए, और वो सेहतयाब होने के अलावा वो मतलब मल्टीपल इन्फेक्शन या डिजीज में मुब्तला हो जाए। तो इस वजह से ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, टाइम टू टाइम करना चाहिए जी। और अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, अवेयरनेस और ट्रेनिंग में क्या आता है, ये मतलब सिर्फ किसी क्लीनर का काम नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। इसकी अवेयरनेस क्लीनर से लेकर डॉक्टर और जो मतलब स्टाफ है सारे को होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, उसने खाना खाया तो उसके जो मतलब यूटेंसिल्स हैं उसको प्रॉपरली वॉश करके एक प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। और उसके अलावा अगर वो पेशेंट ठीक होकर चला जाता है तो वो जो बेड का मतलब मटेरियल है, जैसे शीट्स हो गई, बेड शीट्स हो गई, पिलो हो गए, तो उनको प्रॉपर नमूने से वॉश करवा कर फिर सेटिंग में वहीं पर रखना, ये चीज़ें भी सेफ्टी में आती हैं। और उसके अलावा प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल OT में जाते हैं या किसी TB के पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मतलब उसके साथ बातचीत करते हैं, तो हमें प्रॉपरली मास्क पहनना चाहिए, हैंड ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए, और जो कोट्स वगैरह होते हैं, इस वजह से मतलब इस डायरेक्शन से हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना लाजमी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, ये बात मैंने आपको बता दी कि ये फ़कत क्लीनर का काम नहीं है, इसके अंदर सारों का रोल आता है। जो हॉस्पिटल के अंदर सारा स्टाफ होता है, क्लीनर से लेकर डॉक्टर तक, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना लाजमी है। और उसके अलावा मैं आपको एक सजेस्ट भी करूँगा कि पर्सनल ये जो होता है फर्स्ट एड बॉक्स, ये होना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि कहीं इमरजेंसी
ऑपरेशन वगैरह या फिजिकली इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड बॉक्स का होना भी लाजमी है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाहज़ैद है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है फिसलन वाला फर्श जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। कंडीशन के इकदाम हो सकते हैं, इसके सूरत में गिर भी सकते हैं। और हॉस्पिटलों में जैसा कि अस्पताल हो या हमारे घर वगैरह हो, उनमें टायर वगैरह लगे हुए होते हैं तो हम एहतियात नहीं करते हैं, जिसके बायस हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, जिसके बायस हमें हमारे हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। तो इसके लिए हमें इकदाम ये करने चाहिए, जहाँ पानी वगैरह हो या कोई फिसलन वाली चीज़ हो, उनको फौरी तौर पर बिल्कुल साफ करना ज़रूरी है। ब्रोकन रिक्वायरमेंट खासकर इंजरी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, कोई निडल हो या कोई इम्पूल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमें नुकसान पहुंच सकती है, तो उनसे हमें एहतियात बरतना ज़रूरी है। जैसा कि हम बसा औकात और ब्लड ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि हाथ में कट लग गया है। ये कट लगना किसी निडल के ज़रिए भी हो सकता है और ये किसी तेज़दार आले के ज़रिए भी हो सकता है, जैसा कि सर्जिकल इक्वाइपमेंट उसमें शामिल है। और ज़्यादातर हॉस्पिटल में हम देखते हैं निडल के ज़रिए न्यू जो स्टाफ होते हैं या न्यू जो है स्टूडेंट्स होते हैं, वो बाय निडल अपने हाथ को केट करने के चक्कर में उनको प्रिक हो जाता है। तो ये कोई ऐसे पेशेंट्स का भी हो सकते हैं जिसके बायस इन्फेक्शन हो सकता है, पैटर्नसी HIV ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर शॉक और फायर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि वायर के जरिए जो है नुकसान के बायस में आपको बताता चलूँ कि इसमें ये हो सकता है कि जैसा कि हॉस्पिटल साइड में बेड्स होते हैं, डिस्प्ले वाली जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। और अगर वायर जो है प्रॉपर तरीके से अगर ना हो तो उसके बायस हमें नुकसान पहुंच सकता है। ज़्यादातर हम देखते हैं जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं हॉस्पिटल साइड या हमारे घरों के घरों में होते हैं या किसी दफातर वगैरह में होते हैं, तो उनका प्रॉपर तरीके से टेपिंग ना करना और उनका मुनासिब तरीके से बेहतर इक़दाम ना होना, जिसके बायस हमें करंट लग सकता है। और हॉस्पिटल साइड्स में हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल बेड्स होते हैं, उन बेड में अगर प्रॉपर तरीके से वो ना हो तो पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। और हॉस्पिटल साइड्स में हम देखते हैं ज़्यादातर जो अगर कोई साइको पेशेंट होते हैं तो उनके लिए ये बहुत काफ़ी नुकसान का बायस बन सकता है। शार्प इंस्ट्रूमेंट रियलिस्टिक इंजरी, निडलिस्टिक इंजरी के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें हमारे सिरिंजेस भी शामिल हैं और इसमें तेज़दार जो हाल हैं वो भी शामिल है, सर्जिकल इक्वाइपमेंट भी इसमें शामिल है, जिसके बायस हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए हमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन भी हो सकता है और बहुत सी जगह बीमारियाँ हमारे पर आ सकती हैं। खतरे होते हैं इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में वो होते हैं कि छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। कभी भी वार्ड में जाते हैं, किसी पेशेंट को चेक करने के जाते हैं तो उसके पहले हमें हाथ धोने चाहिए। किसी पेशेंट को हाथ लगाने से पहले हमें धोने चाहिए। जो हमारे हाथ में माइक्रोऑर्गेनिज्म से छोटे छोटे वो उस पेशेंट के पास चले जाएंगे तो वो उसके मेरी नहीं बनी उसको नुकसान देंगे, वो हेल्दी तो नहीं होगा, वो पीछे जाएगा, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। और कंटिन्यूस सर्विस जैसे बताया गया है कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजा होते हैं, स्प्रेड होते हैं, जो हम बेड रूम चेक नहीं करते। बाहर में जाएँ, बेडरूम में या कोई टेबल है जिस पर
मरीज जो है वो हाथ लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको पता नहीं चलते और उसको पेशेंट को नहीं पता चलता, तो जो है उसको हेल्दी तो नहीं बनाते और दूसरे बाद उसको पेशेंट को मरीज करते हैं, जैसे वो पीछे चला जाता है, उसको हेल्दी नहीं होता आगे देते। और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम सफाई अच्छी तरह से नहीं करते बेडरूम की या किसी और इस तरह यूज होते हैं जिसकी हम नहीं करते। और यह प्रॉपर हैंड हाइजीन है, जैसे हम हाथ नहीं धोते अच्छी तरीके से। हाथ धोने के 5 तरीके होते हैं, इसमें हम पहले ऐसे करते हैं, पानी लगाते हैं हाथ को, हाथ पानी लगाने से पहले, फिर दूसरे हम ऐसे करेंगे और तीसरे नंबर पे ऐसे करेंगे और चौथे नंबर पे हाथ धोने के ये तरीके हैं और 5वें नंबर पे ये। और उसके बाद ये भी है कि हम हाथ धोएंगे अच्छी तरह, हाथ धोए हो जाएंगे, क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो नहीं रहेंगे। हाथ 5 तरीके होते हैं, उसके धोने के साथ बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे हमारे हाथ में और हमें कोई नुकसान दे देंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 5वें नंबर पे हम इस तरह कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम यूज़ करते हैं वार्ड में। हम किसी के पेशेंट के पास गए और सिलेंडर वगैरह ऑपरेशन वगैरह में लगाते हैं, तो वो इस्तेमाल किया और हमने अनस्टेलाइज किया, अच्छी तरीके से उसे स्टेलाइज नहीं किया, धोया नहीं, साफ नहीं किया। वो जो उसके पेशेंट के माइक्रोऑर्गेनिज्म से वो किसी दूसरे पेशेंट के हमने लगाई, फिर दूसरी सेम उस पर दूसरे के पास चली गई, तो उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म वो चले गए। हमारे हाथ में जो थे वो स्टेलाइज था, वो उसके हमारे हाथ में भी आ गया। हम हमें इसी को पेशेंट को चेक करेंगे और दूसरे के पास जाएंगे तो वो हमारे हाथ में जो था वो भी चले जाएंगे। इसके हिसाब से वो पेशेंट को बहुत नुकसान होगा। इसके लिए पेशेंट पानी ब्लड है दूसरे का, पेशेंट पानी ब्लड है फर्स्ट होता है। अगर हम माइक्रो छोटे छोटे हम किसी को जब लगाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद हम चेक नहीं करते नीडल इस्तेमाल हुई है और पहले से इस्तेमाल तो नहीं हुई है। ये जो छोटे छोटे आंकड़े उसके नीडल के हिसाब से चले जाते हैं, किसी दूसरे के चले जाते हैं। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं या वार्ड में जाते हैं उसको ड्रिप लगाते हैं तो चेक नहीं करते। हम चेक करने पहले चेक करना चाहिए था कि उसकी नीडल सही है, अच्छी तरह पहले से इस्तेमाल तो नहीं हुई है। इस हिसाब से हम उसको बॉडी में ब्लड डालते हैं, जैसे ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाया ड्रिप लगाते हैं, तो उसे चेक करने का पहले तरीका है कि पहले चेक करना चाहिए कि वो पहले इस्तेमाल तो नहीं हुई है। जब पहले इस्तेमाल होगी तो दूसरे को हम डालेंगे लगाएंगे इंजेक्शन या वो, तो उसके पास माइक्रो चले जाएंगे, उसको नुकसान हो जाएगा। Assalamu alaikum. My name is Naman Chana. I'm son of Riyadh Chana. I am advocator regarding my physical and microbiological physical और microbiological एक खतरा से बचने के लिए करेंगे। यूज ऑफ पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि पीपीई का इस्तेमाल यानी हिफाजती सामान जैसे कि ग्लोव, मास्क, गाउन एंड आँखों को हिफाजत वाला सामान इस्तेमाल करें। ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक दोनों की हिफाजत देता है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जैसे कि वेस्ट को सही तरीके से सही जगह डिस्पोजल किया जाए, जैसे कि यूज ऑफ कवर जैसे अलग अलग रंगों के डस्टबिन इस्तेमाल किए जाए। शेल्फ बॉक्स जैसे कि इंजेक्शन वगैरह के लिए खास बॉक्स इस्तेमाल किए जाए, जैसे किसी को नुकसान न हो। रेड बैक्सर और हाइड्रोजन के लिए रेड बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल डेली क्लीनिंग सरफेस बैग्स एंड सीमेंट डेली जरासीम वगैरह के लिए बचने के लिए डेली बेस पे बेड सीमेंट और सरफेस को डेली बेस पे साफ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समीन है। हमारे पास ये पेशेंट है स्लिपिंग फ्लोर। हमारे पास अब ऐसा भी होता है कि अब हम बेड साइड खड़े हुए हैं और हमने एक ड्रिप हैंग की और उसके बाद क्या कहते हैं हमने वो ड्रिप का जो एयर फ्लो होता है वो निकालने के लिए हमने ज़मीन पर फेंक दिया।
और हमने वो डस्टबिन में नहीं उसको वेस्ट किया, या हमने ऐसा ड्रिप जो हैंग तो कर दी लेकिन हमने उसको देखा नहीं, पेशेंट ऐसा अनकॉन्शियबल है कि वो उसको पता नहीं है और उसने वो ड्रिप से खींच कर निकाल दी और वो गिर गया सारा ड्रिप का पानी। और फिर बाद में हमें डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ हम बोलते हैं कि पेशेंट को जो है वो क्या कहते हैं मोबिलाइज करवाना है, और हम मोबिलाइज करवाने के लिए जब पेशेंट को लेकर चलते हैं तो वो क्या होगा, वो स्लिपी करके गिर जाएगा। अब हमारे पास तो पेशेंट आया था मेडिसिन के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, अब वो गिरने से उसके जो हैजिड होंगे वो ये होगा कि या तो वो ऑर्थोपेडिक का पेशेंट बन जाएगा या वो न्यूरो सर्जरी का पेशेंट बन जाएगा क्योंकि उसको हेमाटोमा हो जाएगा, या वो उसकी कोई बोन ऐसी फ्रैक्चर हो जाएगी जिससे कि वो पेशेंट आया तो मेडिसिन के लिए था बट वो हमारे पास स्लिपी की वजह से वो बहुत सारे अपने डायग्नोस लेकर जा रहा है। तो अब हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम फ़ौरन किसी क्लीनर को या स्वीपर को या जो जनरेटर स्टाफ होता है हमारे पास उनको बुलवाएं और वो क्लीन करवाएं फ़ौरन। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास प्योर लाइटिंग, अब हमारे पास हमें पहले तो सबसे पहले कि जनरेटर यूपीएस या सोलर का सिस्टम अरेंज करके रखना चाहिए। अब हमने पेशेंट को तो उठा लिया, वेंट वाला पेशेंट था, हमने उठाया, उसको कार्डिक मॉनिटर वगैरह लगाने की कोशिश की, लेकिन लाइट ना होने की वजह से पेशेंट सफ़र करेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि पेशेंट की जीसीएस वगैरह क्या है, उसकी पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, वो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, सेचुरेशन भी पता नहीं चलेगा। और दूसरा जो वेंट का पेशेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेगा और वो से पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है। तो हमें लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हमें ऐसी जगह इंतखाब करना चाहिए जहाँ पर लाइटिंग हो, या तो सोलर या जनरेटर की पहले से हमारे पास मौजूदा हो। अब हमारे पास आते हैं बेड। अब हमारे पास अक्सर कभी ऐसी जगह पे हम चले जाते हैं जहाँ बेड बिल्कुल डैमेज होते हैं, हमने पेशेंट को तो ऊपर बिठा दिया, अब बेड इधर से उधर झूला खा रहा है। अब ऐसे भी होते हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, बस वो बेड के ऊपर बैठ तो उनको बिठा तो देते हैं लेकिन बाज़ मरतबा वो खुद से जो है मतलब वो साइकेट्रिक है पेशेंट, वो तो उठेगा और वो इधर उधर जाने की कोशिश करेगा, या कोई पैरालाइज पेशेंट होगा जो कोशिश करेगा थोड़ा सा उठने की एफर्ट करेगा। अब वो उठने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो क्या होगा कि वो नीचे गिरेगा और बहुत ज़्यादा उसको जो है वो इंजरी वगैरह हो जाएगी। या हमने बैक साइड के जो व्हील के जो इसके जो लॉक होते हैं वो लगाना भूल गए और हम जा रहे हैं पेशेंट के लिए, जब हम काम करेंगे तो वो क्या होगा कि वो हमारे से दिक्कत लगेगा और वो दूसरे पेशेंट को भी लग सकता है, या उससे पेशेंट नीचे गिर भी सकता है, या रात में पेशेंट सो रहा हो और उसको करवट ली उसने और वो नीचे गिर गया, बेड तो हिल रहा झुल रहा है और उसको भी लगेगी, साथ में दूसरे पेशेंट को भी लग सकती है। अब हमारे पास आती है अनलेबलिंग मेडिसिन। अब हम ऐसी मेडिसिन जो फार्मेसी से, हॉस्पिटल में अक्सर फार्मेसी बने होते हैं जिनसे हमने मेडिसिन तो ली, अब पता नहीं है कि वो मेडिसिन है कौन सी। अब पेशेंट का शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमने ही ग्लूकोफेज उसको और दे दी, या हम कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे कि पेशेंट भाई उसको हैजिड हो सकता है। अब ऐसा पेशेंट जिसकी बीपी बढ़ रहा है और हमने उसको और ज़्यादा जो है ना एम्लोडिपिन दे दी, अनलेबलिंग मेडिसिन थी, हमने मालूम ही नहीं था, हमने पेशेंट को दे दी तो पेशेंट जो होगा वो तो और ज़्यादा उसकी जो है वो कंडीशन ख़राब हो जाएगी। या ऐसा भी होता है कि बात करता हूँ बेड साइड काम कर रहे होते हैं और हमने वो जो कंपनी का नाम या फार्मेसी का वो क्या कहते हैं जो जेनरिक नाम लिखा होता है वो काट कर तो हमने पेशेंट को दे दी और हमने उसके ऊपर लेबलिंग करना भूल गए और बाद में हम वो देख रहे हैं कि ये मेडिसिन कौन सी थी, हमने उठाकर पेशेंट को दे दी तो पेशेंट जो होगा वो तो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेगा और मतलब ठीक होने के बजाय वो और ज़्यादा ख़राब होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अनलेबलिंग मेडिसिन ना दें पेशेंट को, अनलेबलिंग जो हो वो हम उसको डिस्कार्ड कर दें और जो लेबल वाली हो वो हम उसके अंदर रखें या बेड साइड उसके रखें और हम किसी को बताएं कि ये भाई अनलेबलिंग थी और ये अनलेबलिंग है और ये लेबलिंग है, हमने इस तरह इसको किए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल वहाब। टुडे आई विल दिस हॉस्पिटल लाइक दैट इंटरफेयर विद पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी में क्या चीज़ें दाखिलत करती हैं, उसको रिस्क पहुंचाती हैं, उसको और भी ज़्यादा इन्फेक्टेड कर देती हैं। पहले आता है इन्फेक्टेड माउथ और सिक्रेशन, ऐसी जख्म जो कि पहले से इन्फेक्टेड हो जख्म और उसके अंदर सिक्रेशन यानी कि पस आ रहा हो या गंदा खून आ रहा हो वो दूसरे बंदों को भी या हॉस्पिटल स्टाफ को भी नुकसान पहुँचा सकता है, उसको भी इन्फेक्शन पहुँचा सकता है। इसके अलावा आता है अनक्लीन हॉस्पिटल सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरस उसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि फर्श हो गया, फ्लोर हो गया या सीढ़ियाँ हो गई, वो चीज़ें पहले से वायरस और बैक्टीरिया से भरी हम लोग
अगर वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमें भी वायरस लग सकता है, तो उनको साफ़ करना चाहिए। उसके लिए केमिकल चाहते हैं, उस केमिकल से उन्हें साफ़ करना चाहिए। उसके बाद इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, जो सर्जिकल टूल्स होते हैं, अगर किसी पेशेंट का सर्जरी की है तो उसमें छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स रह जाते हैं उसके, अगर उसको प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो दूसरे भी मरीज़ को इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है पुअर हैंड हाइजीन और स्टाफ की पुअर हैंड हाइजीन, अगर वो हाथ को साफ नहीं करें या ग्लव नहीं पहने तो उससे जो उनके हाथ में माइक्रोबियल्स होंगे वो दूसरे पेशेंट्स को भी लग सकते हैं। Assalamualaikum to all of you. This is Yashma and son of Kailash, and today I will discuss this topic, general preventive measure for a safe environment. तो ये जो क्या होते हैं, ये ऐसे मेजर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जैसे अगर बेसिक सी बात करूँ तो हॉस्पिटल की जो सेफ्टी का एनवायरनमेंट होता है ना, वो सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं बल्कि स्टाफ के लिए और पेशेंट दोनों के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें आज ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जो है हमें पहले उन चीज़ों को चेक करना चाहिए। जैसे कि कोई हमारे पास एग्जांपल दी है ऑक्सीजन साइलेंडर की, ऑक्सीजन साइलेंडर हो गया, अगर ये लीक हुआ तो क्या ये हैजार्ड क्रिएट कर सकता है। हमारा काम क्या है हॉस्पिटल के अंदर रिस्क को कम से कम करना, तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम हर इक्विपमेंट को चेक करना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन साइलेंडर हो गए, जैसे बेड की एग्जांपल दी हुई थी, व्हील चेयर हो गई, या फिर जो IV के जो स्टैंड होते हैं, इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी बेसिक होती है, लेकिन ये बड़े बड़े हैजार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अप टू डेट रहना चाहिए, इनको जो है डे टू डे हमेशा क्या चेक करना चाहिए कि इनमें किसी में कोई रिस्क तो नहीं है। रिस्क है तो दूसरे तो हमारे पास से आते हैं यूज सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट। तो इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि हॉस्पिटल के जो एरियाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करते हैं। तो हमें जो हॉस्पिटल के वीक एरियाज होते हैं उनमें क्या डे टू डे जो हमारे कंटिन्यूस है क्या उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। हमारे पास जो स्टाफ जो वार्ड बॉय होते हैं उनके जो सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, हमें उनको क्या स्ट्रिक्ट रखना चाहिए कि इस तरीके के लिए क्या हमें बिल्कुल ये साफ चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जिससे पेशेंट के लिए स्टाफ के लिए और जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं उन दोनों के लिए क्या रिस्क बढ़ता है। और जैसे ये स्लीपिंग फ्लोर हो गए, इस तरह से बहुत से हॉस्पिटल में एरियाज होते हैं उनको क्या हमें डे टू डे चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं पीपल एंड रिस्क और सेफ्टी डिस्फंक्शन। ऐसे पेशेंट या ऐसे जो पीपल होते हैं उनको क्या हमें एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए, क्योंकि उनके जो कि कोई पेशेंट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती, या कुछ पेशेंट हमारे बच्चे होते हैं वो क्या बिल्कुल क्यूरियस होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे बिल्कुल क्यूरियस होते हैं वो उनको ये नहीं पता कि क्या चीज़ डेंजरस है क्या चीज़ उनके लिए डेंजरस नहीं है। तो हमें ऐसे पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं या कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे क्या दूर रखनी चाहिए ताकि वो भी क्या रिस्क फ्री हो सके। उसके बाद आते हैं आप कंफ्यूज और मेंटल अनस्टेबल पेशेंट। वो पेशेंट होते हैं जो खुद डिसीजन नहीं ले पाते या बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर कंफ्यूज होते हैं, इनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो क्या इतनी अच्छी नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए अच्छे से अच्छे जो होते हैं इनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है मेंटल हेल्थ इनकी सही नहीं होती। तो ये जैसे अगर हम IV इनको करते हैं तो इनकी मेंटल हेल्थ सही ना होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, IV को खुद निकाल भी सकते हैं और इनका चलने का स्टाइल भी कुछ इस तरह से होगा जैसे कुछ हॉस्पिटल के अंदर वो स्लीप फ्लोर होते हैं, स्लीप फ्लैट होते हैं, तो ये उन चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ये चलेंगे। तो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनके साथ हमें किसी ना किसी क्या स्टाफ को रखना चाहिए ताकि वो इनको एक्स्ट्रा सर्विस दे सके और रिस्क फ्री कर सके। उसके बाद आते हैं हमारे पास न्यू और अनट्रेंड स्टाफ। ये वो स्टाफ होते हैं जैसे कोई भी न्यू जिन्होंने कोर्स किया हो, न्यू हॉस्पिटल में आए गए हो, या कोर्स या डिग्री लेने के बाद भी क्या अनट्रेन हो, इतनी ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती। तो इस तरह के जो स्टाफ होते हैं उनसे क्या बात मेडिकेशन एरर भी आते हैं और इनका से इन्फेक्शन भी बढ़ते हैं। तो हमारा जो काम क्या होना चाहिए, इस तरह के जो स्टाफ होते हैं उनके ऊपर एक सुपरविजन रखना चाहिए। इस तरह के स्टाफ को किसी सुपरविजन के अंडर रखना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए जिससे इनको अवेयर मिले और जो इनका जो प्रोफेशन है मेडिकल उसकी वैल्यू पता चले। उसके बाद सामने आता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। ये वो पेशेंट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक होता है, जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक होता है। इनके लिए अगर छोटा सा इन्फेक्शन भी होता है छोटे से छोटा तो इनके लिए बहुत बड़ी बीमारी की वजह बन सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो ऐसे पेशेंट होते हैं ना उनको रिस्क फ्री करने के लिए किसी सेपरेट रूम में रखना चाहिए और सेपरेट रूम में रखने के साथ उनको मास्क, ग्लव, सेफ्टी बिल्कुल
सेफ्टी फराहम करनी चाहिए ताकि जो हॉस्पिटल का जो हमारा बिल्कुल भी एनवायरनमेंट होना बिल्कुल रिस्क फ्री हो सके। ठीक है, उसके बाद जो कंक्लूजन है हमारे ग्रुप लीडर साकिब है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। कंक्लूजन में हमें क्या मिलता है कि हमें फिजिकल और जो केमिकल मतलब हज़ार्ड्स हैं उनसे हमें अपने आप को, अपने सोसाइटी को या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए और उनको मतलब एक डिसीजन देना चाहिए कि भाई इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है ताकि और मतलब किसी इन्फेक्शन का या किसी डिजीज़ का सामना न करना पड़े। और स्टाफ को भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे वो ओटी में जाते हैं या किसी ऐसे एयरबॉर्न पेशेंट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है तो अपना पर्सनल मतलब प्रोटेक्शन के लिए वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करें, जैसे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए और इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेगुलर डिसइंफेक्शन आर क्रिटिकल फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। और ये बोल रहा है अगर मैनेजमेंट भी इसमें रोल प्ले नहीं करेगी सेफ्टी के रूल्स में तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और मज़ीद जो है इन्फेक्शन या डिजीज स्प्रेड होंगी। और कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस अमंग स्टाफ इंश्योर अ सेफ एनवायरनमेंट। अगर हम स्टाफ को मतलब अवेयर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे तो वो प्रॉपरली अपना काम सरअंजाम देंगे और मज़ीद इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ हॉस्पिटल के अंदर मतलब स्प्रेड नहीं होगी। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्ट पेशेंट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। और हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे और क्लीन होनी चाहिए ताकि मज़ीद इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। सेफ्टी इज़ नॉट ऑप्शनल, सेफ्टी ऑप्शनल नहीं है, ये एक डेली रूटीन जो है प्रैक्टिस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी की। थैंक्स। कोई क्वेश्चन है किसी का?